तो अंतरिक्ष में 18 दिन बिताने के बाद आज धरती पर वापसी की यात्रा पर रवाना हो गए कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके साथ मिशन एक्सियोम 4 पर जो बाकी 3 जो अंतरिक्ष यात्री गए थे वो भी धरती पर लौट रहे हैं। भारतीय समय के अनुसार आज शाम 4:30 बजे अनडॉकिंग का प्रोसेस पूरा हुआ। अनडॉकिंग का मतलब है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष स्टेशन है, उससे ये जो स्पेस क्राफ्ट है, ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट, वो उससे अलग हो गया और इसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अलग होकर स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट धरती की ओर उड़ चला है। आज शाम 4:30 बजे शुरू हुई चारों अंतरिक्ष यात्रियों की धरती वापसी की यात्रा 22.5 घंटे की होने वाली। तय प्लान के मुताबिक कल दोपहर 3 बजे अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का कैप्सूल लैंड करेगा और जिस कैप्सूल में चारों अंतरिक्ष यात्री हैं वो सीधे समंदर में उतरेगा। कैसे उतरेगा उसकी तस्वीरें एक हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये स्प्लैश डाउन कैसे होगा जब ये न्यूयॉर्क के पास से जब जो कैप्सूल है जब उतरेगा तो कैसे उसके पहले उसमें पैराशूट खुल जाएंगे और वो आसानी से धीरे से समंदर में उतर जाएगा। उसके बाद उसे वहाँ एक बड़ी बोट के जरिए या स्टीमर के जरिए उसे तट तक लाया जाएगा। तो ये जो सारी प्रक्रिया है अगले 22.5 घंटे दम साध कर पूरी दुनिया, नासा के साथ साथ इसरो के साथ साथ पूरी दुनिया इस पूरे सफर पर बारीकी से और बहुत गौर से एक तरीके से निगाह टिकाए हुए है। लेकिन इसमें जो इस पूरे सफर में स्पेस एक्स ड्रैगन की जो धरती वापसी की यात्रा होने वाली है, इसमें 3 बड़ी अग्नि परीक्षा क्या है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों उसको लेकर के एक तरीके से दम साध कर दुनिया उसका इंतजार कर रही है, ये तो हम आपको बताएंगे ही। ये भी बताएंगे कि भारत के लिए अंतरिक्ष में नया इतिहास रचने वाले शुभांशु शुक्ला के लिए अगला 1 हफ्ता कैसे एक अग्नि परीक्षा की तरह गुजरने वाला है। देश का मूड मीटर में आज इन दोनों चीजों के बारे में पड़ताल करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको यह दिखाता हूं कि आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ड्रैगन क्राफ्ट की अनडॉकिंग किस तरीके से हुई। ये प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण थी और क्यों इसे बेहद सावधानी से पूरा करना था, जरा इसको भी समझिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती से 500 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में है और 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धरती के चक्कर लगा रहा है। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे जुड़ने के बाद ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भी इसी रफ्तार से अंतरिक्ष में घूम रहा था। अब जरा इस स्पीड का आकलन कीजिए। 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या होता है? जो पिस्टल से फायर किया गया बुलेट है ना, उसकी रफ्तार 1200 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और जो मशीन गन से जो गोली निकलती है उसकी रफ्तार 4000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और इस स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार कितनी है? 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये स्पेसक्राफ्ट जो यूं कहिए कि स्पेस स्टेशन और स्पेसक्राफ्ट मशीन गन की गोली से करीब 7 गुना ज्यादा रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। आप इस रफ्तार का सिर्फ आकलन कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। इसे एक तरीके से समझ पाना कि इतनी रफ्तार से कोई चीज कैसे घूम सकती है, कैसे चल सकती है, एक बार की समझना समझ से परे है। ऐसे में आप सोचिए कि ये जो अनडॉकिंग यानी कि स्पेस स्टेशन से स्पेस एक्स ड्रैगन के अलग होने की जो प्रक्रिया है, उसके दौरान तेज झटका लगने और स्पेसक्राफ्ट की दिशा के भटकने का खतरा बना हुआ था। इसीलिए ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की अनडॉकिंग के पहले तमाम तैयारियां की गई, जिसके वीडियोस भी हम आपको दिखाते रहे और वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक तरफ ड्रैगन क्राफ्ट के स्पेसक्राफ्ट के सिस्टम और फंक्शन की चेकिंग हो रही है और दूसरी तरफ स्पेस सूट पहनने के बाद शुभांशु और बाकी तीनों अंतरिक्ष यात्रियों के कई तरह के कंडीशनल टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके, पक्का किया जा सके कि वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से धरती की वापसी की यात्रा के लिए फिट है। क्योंकि ये जो पूरी यात्रा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही और ये एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसे पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। एक खास ट्रेनिंग का असर है कि जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं
वो इस पूरी यात्रा को आसानी से कर पाते हैं। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट वापसी में अपने साथ 263 किलोग्राम स्पेस क्लटर यानी कि अंतरिक्ष का कचरा भी ला रहा है, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज लेकर आ रहा है वो है नासा का हार्डवेयर, जिसमें कि 60 से अधिक एक्सपेरिमेंट का डेटा इकट्ठा किया गया है, स्टोर किया गया है। इसे ड्रैगन क्राफ्ट में सेट किया गया, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट के जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, प्रोपल्सन है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, इन सब की बारी बारी से चेकिंग की गई कि सब कुछ ठीक से फंक्शन कर रहा है या नहीं। और आखिर में कैप्सूल का हैच यानी कि एक तरीके से समझिए कि जो उसकी चिटकनी है उसको अच्छी तरीके से टाइट करके सील पैक किया गया, बंद किया गया, ताकि किसी भी हाल में उसके अंदर से एयर की लीकेज ना हो सके। अब आपको बता दूं कि ड्रैगन एयरक्राफ्ट जिस 12 लैच यानी कि कनेक्टिंग पॉइंट से ISIS से जुड़ा हुआ था, अनडॉकिंग से पहले उसको खोला गया और ISS से जोड़े गए पावर और डेटा प्लग उसके बाद हटाए गए, क्योंकि उसको एक तरीके से वो अम्बिलिकल कॉर्ड की तरह है। आप उसको यूं समझिए कि उसी के जरिए ये जो दोनों स्पेसक्राफ्ट हैं, एक जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है और जो धरती से गया हुआ स्पेसक्राफ्ट है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, वो उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो जो सारे उनके कनेक्शंस थे वो आपस में उनको हटाया गया, और इसके बाद ड्रैगन क्राफ्ट में जो लगे हुए 12 डेक्रो थ्रस्टर्स थे उनको चालू किया गया। ये आप इसको टेक्निकल भाषा में जीरो बर्न कहते हैं, यानी इंजन चालू करके उसे बंद कर देते हैं, क्योंकि उस समय वो आप चूंकि वो जुड़ा हुआ है और अगर अचानक से झटके से अलग होगा तो उससे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी एक तरीके से नुकसान हो सकता है। इसलिए वो बहुत ही सॉफ्टली, बहुत धीरे से वो ISS से अलग होता है। तो इससे ISS से उल्टी दिशा में ड्रैगन क्राफ्ट ने इसके बाद अपनी रफ्तार पकड़ी, और उसके बाद जो बाकी उसके जो थ्रस्टर्स हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और जो ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है वो एक तरीके से धरती के सफर पे निकल पड़ा। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ने अनडॉकिंग का प्रोसेस तो आसानी से पूरा कर लिया, लेकिन धरती पर सेफ लैंडिंग से पहले उसकी 3 अग्नि परीक्षा अगले 22 घंटों में होनी है। पहली बड़ी परीक्षा तब होगी जब ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट धरती के वातावरण में एंट्री करेगा, जिसको री एंट्री कहा जाता है। तब उसकी रफ्तार 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी, यानी कि जो अंतरिक्ष में जिस रफ्तार से वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था उससे मात्र 1000 किलोमीटर कम। और ये रफ्तार कितनी ज्यादा है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इस तेज रफ्तार से वायुमंडल में जो मौजूद गैसों के साथ ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का बहुत तेज घर्षण होता है, और इसकी वजह से उसकी सतह का टेम्परेचर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से 1900 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और ये इतना बड़ा तापमान है, इतना ऊंचा तापमान है, जिसमें लोहा भी पिघलकर पानी जैसा तरल बन जाता है। इसीलिए ये ड्रैगन एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा कहा जा रहा है, और ये वाकई अग्नि परीक्षा ही है, क्योंकि उस समझिए कि आप 2000 सेंटीग्रेड के टेम्परेचर से होकर गुजरना, ये अपने आप में इससे बड़ी अग्नि परीक्षा क्या होगी। ये उस हीट शील्ड की अग्नि परीक्षा है जिसे खास तौर से स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर लगाया जाता है। और आपको याद होगा कि जो कल्पना चावला अंतरिक्ष से धरती पर वापस लौटते समय हादसे का शिकार हो गई थी, असल में वो इसी फेज में हुआ था जिसको री एंट्री कहा जाता है। जब अंतरिक्ष से जो स्पेसक्राफ्ट है वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो घर्षण की वजह से उसका जो अगला हिस्सा है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जिस स्पेसक्राफ्ट में कल्पना चावला वापस लौट रही थी उसमें एक जिसको कि आप थर्मल रेजिस्टेंट टाइल है, जो एक खास तरह की शील्ड उसके ऊपर लगाई गई है, उसकी एक टाइल टूट गई थी, और उस टाइल्स के टूटने की वजह से वो जो पूरा स्पेसक्राफ्ट है वो नष्ट हो गया था, जिसमें कि कल्पना चावला की मौत हो गई थी। इसीलिए समझिए कि ये जो री एंट्री का चरण है, री एंट्री का जो पूरा प्रोसेस है, वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और वो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। इस अग्नि परीक्षा को सफलतापूर्वक पार कर लेने के बाद स्पेसक्राफ्ट की स्पीड कम की जाएगी। ये उसकी दूसरी अग्नि परीक्षा है। इसके लिए उसका पैरासूट खोला जाएगा, और फिर तीसरी जो अग्नि परीक्षा है वो समंदर में उतरने के दौरान होती है, जब स्पेसक्राफ्ट की स्प्लैशिंग के लिए पैरासूट का
फाइनल तरीके से उसका खुलना होता है। उसके 2-3 लेयर जो होते हैं वो जब खुलते हैं, वो एक तरीके से बहुत महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि इन तीनों लेयरों में से कहीं में भी गड़बड़ी हुई तो एक बड़ी खतरनाक स्थिति बन सकती है। और कैसे बड़ा नुकसान हो सकता है, इसको जरा समझिए। 1986 में धरती के वातावरण में एंट्री करते समय चैलेंजर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें यान में मौजूद सभी 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसी साल 2003 में इसी तरीके से 2003 में अंतरिक्ष यान कोलंबिया हादसे का शिकार हो गया था, जिसमें हमने आपको बताया कि कल्पना चावला अंतरिक्ष से लौट रही थी। तो इन सब चुनौतियों के बीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम को जिस तरह विदाई दी गई, वो तस्वीरें भी बहुत दिलचस्प है, जरा देखिए। शुभांशु समेत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद सभी 8 एस्ट्रोनॉट ने कैसे इसे सेलिब्रेट किया, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अलग अलग अंदाज में फोटो खींचे गए, वीडियो बनाए गए, जिसमें स्पेस का जीरो ग्रेविटी वाले माहौल में उसकी बहुत अलग और दिलचस्प तस्वीरें दिख रही है। तस्वीरों में आप जरा देखिए कि किस तरीके से माइक्रो ग्रेविटी में, जीरो ग्रेविटी तो नहीं कहेंगे लेकिन माइक्रो ग्रेविटी में कोई कैसे रहना होता है और किस तरह की तस्वीर आती है, वो जरा उसकी तस्वीरें आप गौर से देखिए। विदाई के इस मौके पर शुभांशु शुक्ला ने क्या कहा, कैसे तरक्की की राह पर बढ़ते भारत का जिक्र उन्होंने किया, वो भी आपको एक बार सुनना चाहिए। 41 साल पहले कोई भारतीय अंतरिक्ष में गए थे और उन्होंने हमें बताया था कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब ये जानना चाहते हैं कि आज भारत कैसा दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, आज का भारत स्पेस से महत्वाकांक्षी दिखता है। आज का भारत निडर दिखता है। आज का भारत कॉन्फिडेंट दिखता है। आज का भारत गर्व से पूर्ण दिखता है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से मैं एक बार फिर से कह सकता हूँ कि आज का भारत अभी भी सारे जहां से अच्छा दिखता है। जल्दी धरती पर मुलाकात करते हैं। तो शुभांशु समेत चारों एस्ट्रोनॉट्स की धरती पर वापसी का सबको बेसब्री से इंतजार है, लेकिन उनकी अग्नि परीक्षा एक तरीके से यहीं खत्म नहीं होने वाली है। धरती पर वापसी के बाद वो 7 दिन तक पुनर्वास प्रक्रिया से गुजरेंगे। खास तौर से जो रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए जाते हैं और वो फ्लाइट सर्जन की निगरानी में बाकायदा 7 दिन तक रहेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल शरीर को दोबारा से ढालने के लिए इस पुनर्वास प्रक्रिया या रिहैबिलिटेशन की प्रक्रिया का पूरा किया जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं के बराबर होता है। माइक्रोग्रेविटी का एक तरीके से कंडीशन होता है, उसमें जो आदमी का शरीर है उसका व्यवहार, उसमें बदलाव आ जाता है। ऐसे में धरती के वातावरण में आने के बाद ब्लड प्रेशर से लेकर ऑक्सीजन के लेवल और हार्मोन में भी कई तरह के बदलाव दिखते हैं। इन सब को सामान्य करने के लिए रिहैबिलिटेशन की इस प्रक्रिया से गुजरना जरूरी होता है। ये बदलाव अगर डॉक्टरों की देखरेख में नहीं हो या झटके से हो तो कई बार खतरनाक हो सकता है, यहां तक कि जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए 7 दिनों का समय शुभांशु को डॉक्टरों की देखरेख में गुजारना होगा और इसके बाद वो नए अंदाज में दुनिया के सामने आएंगे और भारत का जो अगला मिशन है, गगनयान मिशन है, वो उसके लिए तैयारियों में जुट जाएंगे।